समंकों का या तथ्यों का समूह है, तो सबसे पहले सवाल उठता है कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए कि हम समंकों का संग्रहण करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये आखिर समंक होते क्या है। समंक का शब्द का अर्थ सूचना से होता है और ये एक कच्चे पदार्थ की तरह होता है। जैसे हमारे लिए कोई भी रॉ मटेरियल होगा जिसको हमको इनपुट देना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा, तभी हमें आउटपुट मिलेगा। तो इसलिए समंक एक तरीके का सांख्यिकी का इनपुट है जो आगे जाके हमें निष्कर्ष निकालने में सहायक देगा। इसीलिए इसको रॉ मटेरियल की तरह लिया जाता है, कच्चे पदार्थ की तरह लिया जाता है, लेकिन सही समंक ही सही निष्कर्ष निकालने में सहायक हो सकते हैं। यदि समंक सही न हुए या समंकों का संग्रहण सही तरीके से न किया गया, तो जो हमारे कंप्यूटर का नियम है गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब कूड़ा डालेंगे तो कूड़ा निकलेगा। अर्थात समंक अगर सही नहीं है तो समंक गलत समंकों से कूड़ा ही निकलेगा, गलत निष्कर्ष ही निकलेंगे, मतलब हमारा पूरा अनुसंधान गलत निष्कर्ष की तरफ जाएगा। तो समंकों का संग्रहण किस तरीके से करें? सबसे पहले समंकों के प्रकार क्या होते हैं? समंक दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्राथमिक समंक और दूसरे द्वितीयक समंक। देखिए, जैसे अब समंक है, हमको चावल चाहिए बाजार में, और दो तरीके हैं चावल लेने के। एक तो ये है कि या तो आप चावल खुद खरीद लें, दूसरा ये है कि आप चावल को खुद उगाएं। तो अगर आप चावल खुद उगाते हैं अपने खेत में तो वो एक तरीके का आपके प्राथमिक समंक हो गए। दूसरा तरीका, आसान तरीका है कि आप दुकान पे गए और वहां से आपने चावल खरीद लिए। तो प्राथमिक समंक यही है कि जब हमको जो अनुसंधान करता है वो अपने उद्देश्यों के अनुसार प्राथमिक समंकों का एकत्रीकरण करता है और उसको पहली बार वो खुद ही प्रयोग करता है, तो वो प्राथमिक समंक हो गए। लेकिन द्वितीयक समंक वो हुए कि किसी अन्य व्यक्ति ने अपने अनुसंधान के लिए, उसको अपने उद्देश्यों के लिए उसका एकत्रीकरण किया था, उसका संकलन किया था। हो सकता है वो प्रकाशित भी हो गए हों, लेकिन हम केवल उनका प्रयोग करते हैं, तो इसमें उद्देश्यों में अंतर आ जाता है। तो ये हुए आपके द्वितीयक समंक। प्राथमिक समंक, जैसे एक रिसर्च स्कॉलर है, वो जाता है बाजार में, वो अपनी डेटा इकट्ठा करता है, समंक एकत्रित करता है, तो वो प्राथमिक समंक हो गए। लेकिन जब भी हम किसी मैगजीन, न्यूज़पेपर में नीचे हम दिया होता है कि स्रोत, सोर्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो पेपर में कुछ ऐसा लिखा हुआ है या मैगजीन में ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो एक द्वितीयक समंक है। तो पहले बात करते हैं कि प्राथमिक और द्वितीयक समंकों में अंतर क्या है। सबसे पहले ये बात हो ही चुकी है कि प्राथमिक समंक सबसे पहले अपने प्रतिनिधि द्वारा या अनुसंधानकर्ता द्वारा ही एकत्रित किए जाते हैं, परंतु द्वितीयक समंक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित किए जा चुके हैं। दूसरा अंतर इसमें यह है कि प्राथमिक समंक हमेशा अनुसंधान जो हो रहा है इस समय, उसके उद्देश्यों के अनुरूप ही एकत्रीकरण उसका होता है, परंतु द्वितीयक समंक का एकत्रीकरण उस समय किए गए अनुसंधान के अनुसार ही किया गया होता है, इसलिए उद्देश्यों में अंतर हो सकता है। प्राथमिक समंक मौलिक होंगे और इनको क्यों नए सिरे से एकत्रीकरण किया गया है इनका, लेकिन द्वितीयक समंक का प्रयोग किसी और अन्य व्यक्ति द्वारा किसी अन्य स्थान पर पहले ही किया जा चुका है, इसलिए उनमें मौलिकता का अभाव होगा। प्राथमिक समंक का संग्रहण में समय, साधन, श्रम, इन सब की ज्यादा आवश्यकता होती है। मतलब जब तक हमारे पास ज्यादा समय ना हो अनुसंधान के लिए, ज्यादा धन ना हो, ज्यादा श्रम करने के लिए हम तैयार ना हो, तब तक हम प्राथमिक समंक हमारे लिए उचित नहीं होंगे। द्वितीयक समंक आसान तरीका है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। आप किसी पेपर में, मैगजीन में गए, किसी शोधकर्ता के थीसिस से डेटा उठाया या किसी रिपोर्ट से डेटा उठाया और हमने उनका इस्तेमाल कर लिया। तो द्वितीयक समंक में समय, साधन, श्रम की जो बचत हो सकती है और ज्यादा और आसानी से हमको उपलब्ध होते हैं। निष्कर्ष प्राथमिक समंक से ज्यादा विश्वसनीय माने जाते हैं,
क्योंकि ये वास्तविक होते हैं, लेकिन द्वितीयक समंको के द्वारा निकाले गए निष्कर्ष में हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले तो उसका उद्देश्य अलग होता है, और उद्देश्य अलग होने की वजह से उसके इस्तेमाल में, उसके प्रयोग में हमें बहुत ज्यादा सतर्कता रखनी पड़ती है। अब आते हैं हम प्राथमिक समंकों के संग्रहण की क्या रीतियां हैं। प्राथमिक समंकों के संग्रहण की 5 रीतियां मानी जाती हैं। सबसे पहले है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार, दूसरा है अप्रत्यक्ष मौखिक अन्वेषण, तीसरा है स्थानीय स्रोतों अथवा संवाददाताओं के माध्यम से सूचना प्राप्त करना, तीसरा है सूचकों अथवा उत्तरदाताओं द्वारा पूरित प्रश्नावली से सूचना प्राप्त करना, और पांचवा है किसी अन्य व्यक्ति जिसको हम प्रगढ़ कहते हैं उनके द्वारा प्रश्नावलियां भरवाकर उस सूचना प्राप्त करना। सबसे पहले आते हैं हम प्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार, पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन भी इसको कहते हैं। बहुत आसान तरीका है ये, जिससे हमको इंफॉर्मेशन चाहिए, जिससे हमें सूचना चाहिए, हम उसके पास व्यक्तिगत रूप से आएंगे और उनसे जो भी बातचीत हमको करनी है हम उनसे करके ये सूचना प्राप्त कर लेंगे। आप देखते होंगे इंटरव्यूज टीवी पर, न्यूज चैनल्स पर, इसमें ये प्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार का ही एक विधि है। इसके लेकिन अपने गुण और दोष भी हैं। सबसे पहले प्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार के गुण क्या होते हैं, क्योंकि इसमें हम खुद जाते हैं, अपने हिसाब से प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नों का उत्तर सही न मिलने पर हम उनको बदल भी सकते हैं, इसलिए ये मौलिक होते हैं और इन पर ज्यादा अच्छी तरह से विश्वास किया जा सकता है। साथ ही अगर हम एक से ज्यादा सूचकों से इनके इस रीति के द्वारा सूचना प्राप्त कर रहे हैं तो समंकों में एकरूपता रहेगी, क्योंकि हम खुद जा रहे हैं, हमको पता है कि क्या सवाल पूछने हैं, क्या उत्तर लेने हैं। यदि हमने प्रश्नों में बदलाव भी लाए तो भी उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है और हम उसमें किसी न किसी प्रकार से एकरूपता, समरूपता ले आएंगे। चौथा गुण इसका होता है लोचशीलता। जैसे अभी मैंने फिर बताऊंगी कि ये इसमें हम प्रश्नों में बदलाव कर सकते हैं। मैं खुद अगर कहीं इंटरव्यू लेने जाती हूँ, जैसे आपने कभी कभी डिबेट्स देखी होंगी न्यूज चैनल्स पर, तो जो पूछने वाले होते हैं वो लोग, अगर कोई पॉलिटिशियन सही जवाब न दे या जवाब को तोड़ मरोड़ के उसका उत्तर देने की कोशिश करे तो वो अपने सवाल को 10 तरीके से पूछ सकता है। तो ये इसमें लोचशीलता ले आते हैं वो, कि अगर आप सवाल को समझ नहीं पा रहे हैं या उत्तर देने में आनाकानी कर रहे हैं तो आप उसमें लोचता ला सकते हैं। व्यक्तिगत पहुंच होती है तो आप खुद जाते हैं, उनके हाव भाव भी आप समझ सकते हैं। ये ऐसी रीति है इसी रीति में ये गुण है कि आप जिस व्यक्ति से सूचना प्राप्त कर रहे हैं उसके हाव भाव भी आप देख सकते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज समझ सकते हैं, और कई बार उत्तर में बॉडी लैंग्वेज का भी काफी महत्व होता है। ज्यादा विस्तृत जानकारी हमको मिल सकती है। अब मैं जैसे अभी पीछे मैं एक साक्षात्कार कर रही थी मैं किसी एक व्यक्ति का, तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे सिर्फ ये जानना था कि क्या चमोली जिले के भूटिया ट्राइब के लोगों का सामान अन्य जगहों पर बिकता है या नहीं, लेकिन उस व्यक्ति ने मुझे ये भी बताया कि चमोली और उत्तरकाशी में जो बिच्छू घास है हमारी, उससे भी शौले बन रही हैं। तो ये मेरे लिए एक नई जानकारी थी। तो अब व्यक्तिगत साक्षात्कार में इस चीज का बहुत बड़ा गुण होता है कि आपको कभी कभी जो जानकारी आपको नहीं भी चाहिए उसके अलावा भी कई एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है। आप जल्दी भी काम कर सकते हैं, इसमें शीघ्र होता है, लेकिन कोई भी चीज बिना दोषों के तो होती नहीं है, तो इसके भी अपने दोष हैं। सबसे पहले है सीमित क्षेत्र। आप अगर पर्सनली प्रत्यक्ष रूप में जाकर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की चेष्टा करते हैं तो उसका क्षेत्र सीमित हो जाता है। आप कितने लोगों से का साक्षात्कार करेंगे, आप कितने लोगों को से सवाल पूछेंगे,
आप कितने लोगों बहुत ज्यादा आप डेटा नहीं इकट्ठा कर पाएंगे। तो ये विधि उन्हीं जगहों पर उपयोगी होती है जहां पे हमें छोटा क्षेत्र लेना हो। तो ये इसकी एक सीमा है। दूसरा है अधिक समय, अधिक धन, अधिक श्रम। इन सब की इसमें ये जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको ज्यादा समय चाहिए, अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए, आपको पर्सनली जाना है, आपको उनसे बात करनी है, तो आप अधिक समय में ही इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं। कम समय अगर आपके पास है तो आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। कभी कभी पक्षपात भी होता है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन देने वाला है और इंफॉर्मेशन लेने वाला है, हो सकता है वो अपने हिसाब से, अपने लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स के सहारे उनमें बदलाव ले आए। तो ये पक्षपात हो सकता है, और अगर पक्षपात हुआ तो परिणामों में भी भ्रामकता आ सकती है। तो ये इस साक्षात्कार के इस विधि के गुण और दोष थे। दूसरी विधि है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। अब इसमें क्योंकि हमारा जो पहला मैं कंपैरिजन कर रही हूँ पीछे वाले रीति से भी, पहली वाली जो रीति थी उसके कुछ दोष थे जो इस रीति में उनका निवारण किया गया है। जैसे अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान में ये होता है कि मैं खुद ना जाकर किसी ऐसे व्यक्ति को बोलूं वहां जाने के लिए जो वहीं का हो। मुझे चमोली जिले में बहुत सारे गांव में जाना है, तो एक तरीका ये है कि मैं खुद जाऊं, जो कि पहली विधि हुई। दूसरा तरीका ये है कि मैं उस गांव के किसी स्टूडेंट को पकड़ूं और उससे कहूं कि भाई मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, आप ये सूचना मुझे लाके दीजिए। तो वो जाएगा वहां पे और वहां से भर के ले आएगा। तो ये हो गया अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। अप्रत्यक्ष लिए क्योंकि इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, देने वाला कोई और है, लेकिन बीच में हमने एक और व्यक्ति डाल दिया। लेकिन वो मौखिक अनुसंधान ही करेगा, वो जाकर खुद बातचीत करेगा। इन व्यक्तियों को जैसे है कि ये साक्षी कहा जाता है, और जो इनके उत्तर होते हैं इनको लेखा कहा जाता है। ज्यादातर जो जांच समितियां होती हैं और आयोग होते हैं, इसमें इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। अब आ जाते हैं इसके गुण व दोष पर। इसका क्षेत्र ज्यादा व्यापक है। पहली वाली रीति की अपेक्षा इस वाली रीति का जो क्षेत्र है वो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एक ही समय पर हम कई जगहों पर अपने साक्षी भेजकर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है इसमें, दूसरे दो गुण इसमें होता है कि ये मितव्ययी होता है, क्योंकि इसमें कम धन, कम श्रम और कम समय में ज्यादा सूचना हमको मिल सकती है। तो ये खर्चीला कम पहली रीति की अपेक्षा। निष्पक्षता हो सकती है क्योंकि इसमें होती है, क्योंकि इसमें मेरा कोई इसमें रोल नहीं है। जो अनुसंधान करता है, मैं अपने आप को अनुसंधानकर्ता मान रही हूँ, तो अनुसंधानकर्ता का कोई भी उसकी बायस, उसका एटीट्यूड, उसकी लाइकिंग्स, उसकी डिसलाइकिंग्स, कोई किसी भी चीज का इस पे प्रभाव नहीं पड़ता। और कभी कभी विशेषज्ञों से हमको इनकी जानकारी मिलती है जो काफी विश्वसनीय होती है। लेकिन दोष भी है, क्योंकि इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष है। तो अब मुझे क्या पता कि जिसको मैंने भेजा उसने सचमुच में जाके मौखिक अनुसंधान किया कि नहीं किया। तो यदि जो साक्षी है वो सही इंफॉर्मेशन इकट्ठा नहीं करता है, वो सही सवाल नहीं पूछता है, तो इसके परिणामों में संदेह आ सकता है। साक्षियों के अपने भी दोष होते हैं। साक्षी बहुत विश्वसनीय होने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अगर साक्षी खुद ही नहीं गया, उसने खुद ही आके मुझे बता दिया, जो अपनी इंफॉर्मेशन थी उसने अपने हिसाब से मुझे जवाब दे दिए, और सचमुच में अनुसंधान नहीं किया, तो पूरा का पूरा रीति वहां पे खत्म हो जाएगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो इस रीति पर हमारे जो साक्षियों की जो गुण है और अवगुण है, उनका प्रभाव हमारे अनुसंधान पर बहुत ज्यादा पड़ता है। तीसरी रीति हमारी है संवाददाताओं के माध्यम से सूचना प्राप्ति। अब ये तो बहुत आसान, हम लोग जैसे देखते हैं न्यूज चैनल्स वगैरह में, एक ही समय पर अगर एक गतिविधि के बारे में अलग अलग जगहों पर हमको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम अपने वो लोग टीवी चैनल्स वाले अपने संवाददाता वहां भेज देते हैं, और वो एक साथ इंफॉर्मेशन वहां से ले लेते हैं। वो एजेंट भी हो सकते हैं, व्यक्ति भी हो सकते हैं, और वो वहां से सूचना प्राप्त करके हमको भेजेंगे।
अब इसमें सबसे ज्यादा न्यूज चैनल्स और टीवी वाले ही इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके गुण और दोष हैं। पहला है कि दो ऊपर दिए हुए दो रीतियों की अपेक्षा, जो पहले हमने दो रीतियां की, उनकी अपेक्षा इसका अनुसंधान क्षेत्र ज्यादा विस्तृत और ज्यादा डिसेंट्रलाइज होता है। हम एक साथ कई जगहों पर काम कर सकते हैं। पहली दो रीतियों में केंद्रित रहता है, क्योंकि पहली रीति में तो पूरी तरह से केंद्रित होता है, इसमें काफी हद तक डिसेंट्रलाइज्ड हो जाता है। धन, श्रम व समय की बचत इसमें भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें आप एक साथ भेज सकते हैं एक ही व्यक्ति का खर्चा, और वो जाकर वहां से उस क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी ले सकता है। जल्दी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और नियमित रूप से इंफॉर्मेशन। ये चीज है इसमें कि संवाददाता वहां पे अपॉइंट कर दिए जाते हैं, नियुक्त कर दिए जाते हैं, और वो समय समय पर वहां से इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। तो जो भी बदलाव होगा वो वहां से समय समय पर वहां से सूचना हमको देते रहेंगे। तो इससे नियमित सूचना भी प्राप्त हो जाती है। ये एक सरल रीति भी मानी जाती है, आसान है, लेकिन इसके भी अपने दोष हैं। सबसे ज्यादा, क्योंकि सांख्यिकी में संबंधों का मौलिक और शुद्ध होना बहुत आवश्यक है, लेकिन इस रीति में शुद्धता और मौलिकता का अभाव होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने तीसरा व्यक्ति लगा रखा है जो तीसरी जगह पर है। कई बार हमें सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलते, कि हम साफ साफ कहते हैं, कई बार सुना भी है टीवी चैनल्स वगैरह पे, कि मीडिया वाले वही सुनाते हैं, वही कहते हैं जो वो चाहते हैं। तो इस तरह के आरोप कई बार उन पे लगते हैं। तो ये इसीलिए लगते हैं क्योंकि वो अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के बात दिखा सकते हैं। अब आप टीवी चैनल पे कई बार देखिए, मीडिया पर्सन वही दिखाएगा जो उसको दिखाना है, जो अगर कोई दूसरी चीज भी वहां पे हो रही होगी तो वो नहीं दिखाएगा। तो ये इसमें शुद्धता और मौलिकता का अभाव होता है, एक रूपता नहीं रहती, क्योंकि हर संवाददाता अपने तरीके से इंफॉर्मेशन देगा, और पक्षपात संबंध आ जाते हैं, और कभी कभी सूचना प्राप्ति में विलंब हो सकता है। चौथी रीति हमारी है सूचकों द्वारा प्रश्नावली भरकर सूचना प्राप्ति। अब ये प्रश्नावली क्या होती है? देखिए, ऊपर दिए तीन रीतियों में हमने क्या किया है, जो हमारा अनुसंधान करता है या साक्षी है या संवाददाता है, उनको हमने अपनी इंफॉर्मेशन देने के लिए कहा। तो वो अपने हिसाब से सवालों को तोड़ मरोड़ सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। लेकिन इससे कभी कभी क्या पक्षपातपूर्ण, जैसे मैंने कहा बताया कि इसमें पीछे तीन रीतियों में दोष था इसका। लेकिन यदि हमें उस दोष को पूरा हटाना है, तो एक तरीका ये कि हम एक प्रश्नावली बना लें, एक सेट क्वेश्चंस बना लें। उसमें ओपन एंडेड भी होते हैं, क्लोज एंडेड भी होते हैं। ओपन एंडेड मतलब कि अगर आपने कोई भी जवाब आप दे सकते हैं, आप किसी से पूछेंगे कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो वो एक ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा सवाल ये क्लोज एंडेड ये है कि हाँ या ना में जवाब दीजिए। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि अगर आपको 1, 2, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन का आंसर है कि आप चारों में से किसी एक पे टिक करिए। तो इस तरीके से प्रश्नों का एक प्रपत्र बना लिया जाता है, और प्रश्नों के प्रपत्र बनाकर उसको हम जगह जगह भेज देते हैं। डाक द्वारा भेजे जा सकते हैं, और आजकल ईमेल, इंटरनेट का जमाना है, सैटेलाइट टीवी का जमाना है, तो इसको हम इंटरनेट ईमेल से भी भेजते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने एक अनुसंधान किया था जिसमें मैंने ईमेल का सहारा लिया था, लेकिन प्रश्नावली मैंने भेजी थी और उसमें सूचकों ने अपना भर के जवाब हमें दिया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि सूचक उन प्रश्नावलियों को खुद भरेंगे और उत्तर प्रश्नावली को भरकर वापस हमारे पास भेजेंगे। तो ये इसमें है कि प्रश्नावली स्वयं भरनी है सूचकों को, और वापस अनुसंधानकर्ता को भेजनी है। तो डाक में तो हम ये करते हैं कि एक पहले से सेल्फ स्टैम्प्ड एनवलप में साथ में भेज देते हैं, जिससे वो जवाब उसी में डालकर वापस भेज दें। इसके भी गुण और दोष हैं। सबसे पहले तो धन, श्रम और समय की काफी बचत हो जाती है इसमें। आपको कुछ नहीं करना है, एक एनवलप में डाला, काफी सारे जगहों पे आपको एड्रेसेस होने चाहिए और आपने उनको भेज दिया। जैसे कि कई बार बुक्स में भी आप देखते होंगे, अगर आप कोई टेक्स्ट बुक पढ़ें तो अच्छे जो प्रकाशक होते हैं वो पीछे अपने एक प्रश्नावली लिख देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप, और हर ये अपेक्षा करते हैं कि जो भी किताब पढ़ रहा है वो उस प्रश्नावली को भर के उनको वापस देते।
उससे उनको भी पता चल जाता है कि किताब में क्या बदलाव होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, कैसे उनकी किताब के क्या फीडबैक्स हैं। तो कम धन, कम श्रम और कम समय में काफी सूचनाएं हमें प्राप्त हो सकती हैं और विस्तृत क्षेत्र होता है। अब मुझे मान लीजिए चेन्नई से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो चेन्नई से इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, तो मैं उत्तराखंड में बैठकर तो इसका इंफॉर्मेशन ले नहीं सकती। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैंने एक प्रश्नावली बनाई और उसको डाक के द्वारा किसी व्यक्ति को भेज दिया, किसी शोध संस्थान में भेज दिया और वहां से जवाब ले लिए। तो काफी ज्यादा क्षेत्र में इकट्ठा कर सकते हो। मौलिक होते हैं क्योंकि सूचक अपने आप भर रहे हैं उनको, तो उसमें ये बात सही है कि इसमें ज्यादा शुद्ध होंगे, ज्यादा मौलिक होंगे और इन पे भरोसा भी आसानी से किया जा सकता है। लेकिन इसके दोष भी होते हैं। सबसे बड़ा दोष इसका ये है कि ये जरूरी नहीं है कि सारे सूचक आपके अनुसंधान में इंटरेस्ट ले। ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि वो आप इंटरेस्ट लिया जाए उसमें, तो वो वापस नहीं करेंगे। आप अगर आपको 100 प्रश्नावलियां भरवानी है तो उसके लिए आपको कम से कम 150 प्रश्नावलियां भेजनी पड़ेंगी, तब जाके आप 100 आपको प्राप्त होंगी। 50%, 30% ऐसी प्रश्नावलियां होती हैं जो वापस नहीं आती। दूसरा सबसे बड़ा जो इसका दोष है कि इसमें केवल और केवल शिक्षित सूचकों से ही सूचना प्राप्त की जा सकती है। अशिक्षित व्यक्तियों से सूचना हम प्राप्त नहीं कर सकते। और भारत जैसे देश में जहाँ पे अशिक्षा अभी भी काफी है, उसकी वजह से ये जो रीति है ये काफी सीमित हो जाती है। अब उत्तर कई बार लोग सही भी नहीं देते। अच्छा, प्रश्नावली आई है, जो आई है, जो मन में आया भरा और दे दिया। कई बार हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, प्रश्नों पर सूचक जो ज्यादा ध्यान नहीं देते प्रश्नों पर, और इसलिए उनके उत्तर भी सही हो, इसका भी कोई हमारे पास जवाब नहीं है कि वो सही भी हैं या नहीं है। लोच नहीं हो सकती, कई बार पूरे प्रश्न भी वो नहीं भरते, उनको समझ में ही नहीं आते। हो सकता है सूचकों को प्रश्न ही ना समझ में आए। तो जब सूचकों को प्रश्न समझ में ही नहीं आएंगे तो कई बार आंसर जो है गलत होते हैं या वो भरते ही नहीं है। आधे से ज्यादा क्वेश्चन वो भरेंगे ही नहीं, तो आपके जो प्रश्नावली है वो इनवैलिड हो जाती है। फिर अगर ये सारे दोष आ गए तो प्रश्नावलियों का जो निर्माण है अगर सही नहीं हुआ है तो वो तब भी उसका जो रीति से जो हमको निष्कर्ष चाहिए वो गलत निकलेंगे। प्रश्नावली के निर्माण पर ही सारा का सारी ये रीति निर्भर करती है कि इससे कितना हमको अनुसंधान में फायदा होगा या निष्कर्ष सही निकलेंगे या नहीं। अब इस रीति को के सुधार में एक है रीति, जो 5वीं रीति है कि प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर। मतलब हमने एक ऐसा व्यक्ति लिया जिसको हमने प्रश्नावली भरवाने में ट्रेनिंग दी, प्रशिक्षण दिया, और उसको हमने कहा कि तुम जाओ और तुम जाकर प्रश्नावली भरवा के लेके आओ। अब ये वो कैसे करेगा? ये वो अब आपने आज अभी 2011 में सबके यहाँ जनगणना हुई, सभी लोग वहाँ आए, लोग आए होंगे जनगणना वाले, और आपसे इंफॉर्मेशन उन्होंने इकट्ठी की होगी। तो वो एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस रीति का। उसमें क्या किया गया कि जो कुछ व्यक्तियों को लिया गया और उनको प्रशिक्षण दिया गया, उनको बताया गया कि भाई इसमें ये प्रश्न है, इनसे ये जवाब उनको ये जवाब आपको लेने हैं, ये ऑप्शंस हैं, और उसमें जो भरने वाले हैं, जो भर के इंफॉर्मेशन देंगे, वो सवाल पूछेंगे, आप जवाब देंगे, जो सूचक है वो जवाब देंगे और प्रगणक खुद उसको भरेंगे। तो इसमें ये हुआ कि अगर आपको सवाल समझ में नहीं आया है तो वो दोबारा सवाल करेंगे, दूसरे तरीके से सवाल करेंगे, और इसमें उत्तर आपको सूचक से सभी प्रश्नों पर सही उत्तर मिलेंगे। लेकिन और जो उसकी पिछली वाली रीति की जो कमी थी कि अशिक्षित सूचकों से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, इस रीति में ये दोष भी हट जाता है। अब इसके दोष और गुण क्या है? सबसे पहला, अत्यधिक विश्वसनीय होते हैं,
क्योंकि प्रश्नावली बनाई हुई है, इसलिए जो प्रगणक है वो खुद उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, बदलाव नहीं ला सकते। वो अपने हिसाब से प्रश्न में सिर्फ समझाने के लिए कुछ चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन जवाब पूरी तरह से वही क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, हाँ ना या 2-3 क्वेश्चंस ऑप्शंस दिए होंगे जिनमें से आपको एक पर टिक करना होगा। ज्यादा विस्तृत क्षेत्र होगा। अब जैसे आप देख ही रहे हैं कि जनगणना पूरे भारत की अगर होनी है, 10 साल में एक बार होनी है, एक ही समय पर होनी है, तो उसके लिए ये रीति सबसे उचित मानी गई। प्रश्नावली सूचकों द्वारा भर के नहीं मानी गई, कोई और रीति नहीं ली गई, लेकिन यही रीति ली गई, क्योंकि पूरे देश का एक ही समय पर पूरा इंफॉर्मेशन, हमको सब जगह से एक ही तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इसका क्षेत्र ज्यादा बड़ा, ज्यादा विस्तृत हो जाता है। अशिक्षित सूचकों से भी इसमें सूचना प्राप्त हो जाती, इसमें सूचना मिल जाती है, जो मैंने भी पहले भी बताया कि जो पिछली रीति का जो अवगुण था वो इस रीति से में हट जाता है। और जो पिछली रीति का ये भी था कि कई बार उत्तर ही नहीं मिलता, प्रश्नों के सही उत्तर आधे से ज्यादा प्रश्नावलियों में क्वेश्चंस भर के ही नहीं देते वो, तो ये भी इस रीति में नहीं है। इसका भी इस रीति में सही उत्तर मिल जाते हैं, अनुत्तर की स्थिति नहीं आती। इसके दोष हैं, बहुत खर्चीली है। भारत सरकार ही इस तरीके की, या भारत सरकार या राज्य सरकार ही इस रीति को अपना, अगर कोई और अनुसंधानकर्ता भी इसको अपनाना चाहता है तो उसके लिए भी उसके पास ज्यादा धन, ज्यादा श्रम होना चाहिए। दूसरा है कि जो प्रगणक हैं उनको सही प्रशिक्षण मिलना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि उनको क्या सवाल पूछना है। जनगणना के समय पर जिन भी टीचरों को, जिन भी शिक्षकों को अपॉइंट किया गया था, नियुक्त किया गया था, उनको पहले से कई बार ट्रेनिंग दी गई, तब जाके जनगणना पूरी हो पाई। इस उनको सही प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, तो ये इस रीति से इंफॉर्मेशन सही नहीं मिलेगी। और इस पे अब आप प्रगणक के कार्य पर कैसे समय समय पर निरीक्षण करेंगे, वो संभव नहीं है। अब वो जा रहा है, नहीं जा रहा है, ये उसके भरोसे पर है, उसके ऊपर है कि वो सही इंफॉर्मेशन देता है या नहीं। और ये काफी जटिल विधि होती है, काफी जटिल होती है, इसमें बहुत मुश्किल होती है पूरा अरेंज करना, एक ही समय पर एक साथ कितने लोगों को प्रशिक्षण देना, उनको भेजना, उनसे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, तो ये बहुत ही जटिल विधि मानी जाती है। तो ये 5 विधियां हमने की। अब आ जाते हैं हम द्वितीयक समंक, जो ये तो हो गए प्राथमिक समंक एकत्रित करने की रीतियां। दूसरा है हमारा द्वितीयक के जो हमारे सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, वो क्या क्या। तो द्वितीयक समंक को एकत्रित करने के 2 स्रोत मुख्य होते हैं, एक है प्रकाशित स्रोत, प्रकाशित, और दूसरा है अप्रकाशित। प्रकाशित स्रोत वो होते हैं हर प्रकार के वो स्रोत जो या संस्थान या कोई भी ऐसी रिपोर्ट जिसमें अपने उत्तर, अपने शोध के बारे में जो उनके निष्कर्ष थे वो उन्होंने पहले से प्रकाशित कर दिए हैं। अब इसमें सबसे पहले देखिए सरकारी प्रकाशन, कई सरकारी प्रकाशन हो रहे हैं, जैसे फिर मैं वही जनगणना वाली एग्जाम्पल ले रही हूँ, उदाहरण ले रही हूँ फिर से, कि जनगणना 2011 की जो रिपोर्ट आई वो एक सरकारी प्रकाशन है। और सरकारी प्रकाशन ज्यादातर हमारे यहाँ CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा ही किया जाता है, जो भी सांख्यिकी से संबंधित है। फिर कई समितियां और आयोग भी होते हैं जो इन पर रिपोर्ट्स बनाते हैं, जैसे श्रम आयोग है, आपका महिला आयोग है, कोई भी ऐसा आयोग जो कोई किसी एक विषय को लेकर शोध करता है, जांच करता है, उसके बाद अपनी रिपोर्ट को पब्लिश कराता है। तीसरा है व्यापारिक संस्थानों और परिषदों का प्रकाशन, जैसे कि हमारा है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ। ये वो संघ है जिसमें जितने भी उद्योग या व्यापारिक संस्थान है वो रजिस्टर्ड होते हैं, और उन्होंने सिर्फ अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनका प्रकाशन। पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, इतनी सारी होती हैं हमारे पास,
उसमें कई बार कई रिसर्चेस निकलती हैं, कई शोध निकलते हैं, और यदि हम उनका इस्तेमाल करते हैं तो वो भी द्वितीयक समंक माने जाते हैं। पांचवी स्रोत आपका होता है विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थान। किसी विश्वविद्यालय में जैसे हर साल इतने बच्चे थीसिस करते हैं, डॉक्टरेट उनको मिलती है, तो उनके द्वारा किया गया जो अनुसंधान है, वो जो रिपोर्ट उसमें वो देंगे, उसको भी यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो वो भी द्वितीयक समंक माना जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान होते हैं, जैसे यूएनओ है आपका, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, ये सारे अगर संस्थान कोई शोध करते हैं और उस पर वो प्रकाशन डालते हैं और उसका उन सोर्सेज से हम समंक लेकर अपने अनुसंधानकर्ता में उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम भी द्वितीयक समंक मानेंगे। सातवां है व्यक्तिगत अनुसंधान के शोध कार्य व प्रकाशन। अब इसमें आ जाता है आखिरी अप्रकाशित स्रोत। ऊपर दिए गए जितने भी मैंने आपको ये बताए साथ के साथ ये प्रकाशित हैं, लेकिन जब भी कोई भी अनुसंधान करता कोई अनुसंधान के लिए कोई डेटा इकट्ठा करता है, समंक एकत्रित करता है, तो जरूरी नहीं है कि वो सारे डेटा को पब्लिश कराए, उसका प्रकाशन वो उन्हीं डेटा का प्रकाशन कराता है जो उसके उद्देश्य के अनुसार होते हैं। कई समंक ऐसे भी हमें मिल जाते हैं जिसका इस्तेमाल हम नहीं करते, जिसका प्रकाशन हम नहीं करते, लेकिन फिर भी यदि कोई दूसरा व्यक्ति आकर हमसे कहता है कि हमें आपने ये अनुसंधान किया था और इससे मिलता जुलता अनुसंधान हम भी कर रहे हैं और आपने जो डेटा इकट्ठा किया था उसकी मदद हम लेना चाहते हैं, तो प्रकाशित तो नहीं है, लेकिन अप्रकाशित होते हुए भी क्योंकि वो किसी दूसरे अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है, तो वो भी द्वितीयक समंक माना जाता है। तो जरूरी नहीं है कि सारे द्वितीयक समंक आपके प्रकाशित हो। अप्रकाशित स्रोत भी हो सकते हैं यदि ऐसे कोई सोर्सेज, ऐसे कोई समंक हैं जिनका हमने प्रकाशन नहीं किया गया। ऑफिस में कई बार ऐसे फाइल्स होती हैं, जो सूचना होती हैं, अभिलेख होते हैं, जिनमें काफी इंफॉर्मेशन होती है। आरटीआई जो आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं द्वितीयक समंक के लिए ही, उसको द्वितीयक समंक ही माना जाएगा। मतलब आरटीआई से अगर कोई भी आरटीआई सवाल पूछने वाला व्यक्ति जब इंफॉर्मेशन लेता है तो वो द्वितीयक समंक ही माना जाएगा। अब इसके बाद ये तो हो गया समंकों का संग्रहण। समंकों का संग्रहण हमने कर दिया, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि आखिर इन समंक हम किन लोगों से करें, किस व्यक्ति से करें, उसका तरीका क्या हो सकता है। समंक बहुत अनिवार्य है, महत्वपूर्ण है, लेकिन जिन लोगों से हमको ये इंफॉर्मेशन चाहिए, जिन लोगों से हमको वो सूचना चाहिए, वो भी सही होने चाहिए। मतलब जो हम प्रतिचयन करेंगे, जो हम सैंपल लेंगे, वो भी सही होना चाहिए। समंक पूरे तब तक नहीं होते जब तक उनका प्रतिचयन सैंपल सही ना हो। तो सैंपल के लिए जो सही, उसके लिए हम क्या करें। समंकों के सर्वेक्षण के लिए दो रीतियां मानी जाती हैं। पहली है संगणना रीति, दूसरी है प्रतिदर्शन रीति। पूरी, जैसे ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें पूरा जो पॉपुलेशन है, समग्र जो है, इसमें से दो तरीके हैं। या तो समग्र की सारी इकाइयों से हम सूचना प्राप्त कर लें, या इस पॉपुलेशन में से कुछ लोगों का प्रतिचयन कर लें, सैंपल ले लें और उनसे हम इंफॉर्मेशन ले लें। तो पहली जो रीति है आपकी संगणना रीति, उसमें यही होता है कि समग्र के सभी संबंधित इकाइयों से, जो संबंधित समग्र है उसकी सभी इकाइयों से हम इंफॉर्मेशन लेंगे, किसी भी इकाई को हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वही चीज आती है जनगणना में, जैसे हमने कहा सेंसस, इंग्लिश में इसको सेंसस मेथड भी कहते हैं, और सेंसस इसीलिए शायद जनगणना में हमको सेंसस 2011 कहते हैं इंग्लिश में। तो ये सेंसस मेथड ही अप्लाई किया गया था, इसीलिए जनगणना 2011 को इंग्लिश में सेंसस 2000। इसके लाभ हैं, परिणाम ज्यादा शुद्ध होंगे, विश्वसनीय होंगे, ज्यादा विस्तृत, एक ही व्यक्ति के बारे में ज्यादा जानकारी, एक ही समय पे ज्यादा क्षेत्र से जानकारी हमको मिलेगी। और अगर
सीमित क्षेत्र भी है, लेकिन हमको ज्यादा जानकारी उससे चाहिए, तो उसके लिए भी ये रीति लाभदायक होती है। लेकिन इस रीति से में हमको ज्यादा श्रम, ज्यादा समय की आवश्यकता है। हम कम समय में इस रीति के द्वारा हम इकाइयों से इंफॉर्मेशन चाहिए सभी, तो इसमें श्रम, समय और धन दोनों अधिक लगेंगे। दूसरा दोष इसमें यह है कि यदि समग्र बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट, अनंत हो गया है, या बहुत विशाल है, बहुत जटिल है उससे इंफॉर्मेशन लेना, तो फिर ऐसे केसेस में ये सेंसस मेथड, संगणना रीति उन उपयुक्त हो जाती है, उपयोग में नहीं लाई जाती, ये इसका। तो दूसरा मेथड क्या हुआ हमारा, निदर्शन विधि का। अब निदर्शन विधि एक तरीका तो जैसे मैंने पहले बताया कि सभी इकाइयों को ले लिया जाए, दूसरा है उन इकाइयों में से कुछ लोगों को प्रतिचयन, सैंपल की तरह, प्रतिदर्श की तरह ले लिया जाए और उनसे इंफॉर्मेशन ले ली जाए, और वो पूरे समग्र के लिए एक तरीके से प्रतिनिधि का काम करें। बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसमें दिया गया है कि एक बूंद रक्त की परीक्षा करके डॉक्टर रोगी के रक्त के बारे में निष्कर्ष निकाल लेता है। एग्जाम्पल भी आप देख रहे हैं। अब अगर आपके खून की जांच होनी है तो आपको पूरे खून को निकालकर बाहर जांच करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ एक ही बूंद देना है अपने डॉक्टर को, और वो उस डॉक्टर एक बूंद से पता लगा लेगा कि आपको कोई रोग है या नहीं है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है। तो यही चीज सांख्यिकी में हम इस्तेमाल करते हैं कि हम सभी इकाइयों, समग्र की सभी इकाइयां न लेकर कुछ ऐसे लोग ले लें जो हमारे प्रतिदर्श बन जाए, और उनसे हम सभी पूरे समग्र के बारे में निष्कर्ष निकाल सकें। यदि ये विधि हम अपनाते हैं तो इसको हम निदर्शन विधि कहते हैं। अब निदर्शन विधि का चुनाव, जैसे ये देख रहे हैं आप एग्जाम्पल, पहले है आपका टारगेट पॉपुलेशन। ये पूरी जो आपका ब्लू आप इसमें देख रहे हैं बादल की तरह, ये वो पॉपुलेशन हुई जिसमें सारे हैं, समग्र पूरा है आपका, यूनिवर्स भी कहते हैं हम इसको। इसमें से कुछ, ये जो व्हाइट सर्कल है आपका, ये है आपका वो सैंपलिंग पॉपुलेशन, मतलब वो समग्र जो आपके अनुसंधानकर्ता से संबंधित समग्र है। अब अगर मुझे अनुसंधान कोई उच्च शिक्षा के छात्र छात्राओं पे करना है तो मुझे कॉलेजेस से के ही स्टूडेंट्स चाहिए। हमारे पास 3 तरीके के स्टूडेंट्स हो गए, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के। तो प्राथमिक और माध्यमिक और उच्च शिक्षा के अगर सभी लोगों को लिया जाए तो ये हो गया आपका टारगेट पॉपुलेशन। लेकिन क्योंकि हमारा अनुसंधान सिर्फ और सिर्फ उच्च शिक्षा के छात्र छात्राओं से संबंधित है, तो जितने भी कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज को हम लेंगे वो हो गया हमारा सैंपलिंग पॉपुलेशन। तो फर्क हो गया, इसमें से कुछ लोग इसमें से यहाँ से छूट जाएंगे। अब इस सैंपलिंग पॉपुलेशन में से हम अपना प्रतिदर्श चुन लेंगे, सैंपल चुन लेंगे, जो इसका भी छोटा पार्ट होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्रतिदर्श हम चुनेंगे कैसे? ये कौन लोग होंगे जो जिनका हम प्रतिचयन करेंगे, जो प्रतिचयन बनेंगे? तो उसकी भी कुछ विधियां हैं। इसमें 2 तरीके की विधियां होती हैं, प्रोबेबिलिटी मेथड्स एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता प्रतिचयन और गैर प्रायिकता प्रतिचयन। प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता प्रतिचयन विधियां जो होती हैं उसमें यह माना जाता है कि समग्र की सभी इकाइयों का सभी इकाइयों को की संभावना सभी में सब पूरी है कि उनको सैंपल बनने का मौका मिलेगा। कोई ऐसा तरीका हम अपनाते हैं जिसमें हम ये मानते हैं कि कोई भी इकाई, समग्र की कोई भी इकाई, कोई भी पोर्शन सैंपल बनने योग्य है, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। प्रायिकता प्रतिचयन की 4 विधियां होती हैं। दैव प्रतिचयन, रैंडम सैंपलिंग, स्तरित प्रतिचयन, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, व्यवस्थाबद्ध प्रतिचयन और आपकी समूह प्रतिचयन, क्लस्टर सैंपलिंग। व्यवस्थाबद्ध, सिस्टमैटिक सैंपलिंग। गैर प्रायिकता प्रतिचयन, इसमें संभावना जरूरी नहीं है कि सब इकाइयों को पूरी प्रोबेबिलिटी हो कि भाई हाँ सबको मौका मिलेगा कि आप सैंपल बन सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। इसके 3 रीतियां हैं, सविचार प्रतिचयन, कोटा प्रतिचयन,
सविचार जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा कोटा प्रतिचयन सैम्पलिंग, और सुविधा अनुसार प्रतिचयन कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अब आगे हम पढ़ेंगे कि ये सातों विधियां कौन कौन सी। सबसे पहले आते हैं हम दैव प्रतिचयन, रैंडम सैम्पलिंग। बहुत कॉमनली हम यूज करते हैं लॉटरी सिस्टम। चिट डाल दी और चिट में से सबके नाम डाल दिया और नाम हमने से कोई हमने निकाल लिया। तो ये हो गया आपका दैव प्रतिचयन रैंडम सैम्पलिंग, मतलब किसी को भी हमने चुन लिया। जैसे आप देख रहे हैं ये डायग्राम देखिए, इसमें बहुत ये सारा आपका समग्र है, इसमें से हमने कोई मेथड नहीं अपनाया है, लेकिन सब में से हमने कोई ले लिया। ये वाला एग्जाम्पल देखिए, इसमें हमने स्कूल्स हैं, ये स्कूल में से हमने इसमें रैंडम सैम्पलिंग कर लिए, कोई कुछ भी किसी को भी हम चुन सकते हैं। तो ये हो गया आपका दैव प्रतिचयन। दूसरा है स्तरित प्रतिचयन विधि, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मेथड। इसमें हम छोटे छोटे स्तर स्ट्राटास बना देते हैं। पूरी सैम्पलिंग है, मान लीजिए कॉलेज में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन सी चाहिए, तो उसमें कई बच्चे होंगे, साइंस बैकग्राउंड से होंगे, आर्ट से होंगे, कॉमर्स से होंगे, एजुकेशन से होंगे, बीएड संकाय से होंगे, लॉ से होंगे। तो अब हमने क्या किया, या महिला है पुरुष है, देखिए यहाँ पे हमने महिला और पुरुषों का ले रखा है, महिला और पुरुष है, या इनकम लेवल भी ले सकते हैं, अलग अलग आय स्तर के हैं, तो उनका स्ट्राटा बना दिया। मतलब किसी एक कुछ हमने ऐसे स्ट्राटास बना दिए जिसमें कुछ लोग आ गए, उन स्ट्राटा को बनाए। जैसे ये एग्जांपल है, उन एक बड़ा स्ट्राटा है, बड़े स्ट्राटा में से हमने छोटा स्ट्राटा बना लिए दो, और उन दो में से कुछ हमने सैंपल चुन लिया। मतलब हमने स्ट्राटा बनाए, स्तर बनाए, उसके हिसाब से हमने अपना सैंपल ले लिया, जिससे कि ज्यादा अच्छा प्रतिनिधित्व हो पाए। रैंडम सैम्पलिंग में ये दोष था कि हो सकता है एक ही वर्ग के लोग ज्यादा आ जाए, कुछ वर्ग छूट जाए। इसमें क्योंकि हमने पहले ही विभाजित कर दिया है अपने अनुसंधान के हिसाब से स्ट्राटास को, तो उससे हम जो सूचक हैं हम उनका प्रतिचयन कर लेंगे, सैंपल ले लेंगे कि हमको किसमें से कितने चाहिए। तीसरी विधि इसमें है व्यवस्थाबद्ध प्रतिचयन विधि। अब ऊपर पहले जो दो हमने मेथड्स पढ़े, उसमें कोई हमने सिस्टम नहीं बनाया, कोई हमने फॉर्मूला नहीं बनाया। अब ये माना जाता है कि अच्छी सांख्यिकी वही होती है जिसमें कोई फॉर्मूला हो। तो यदि हमने कोई फॉर्मूला, कोई मेथड कोई अपना रहे हैं, तो हम उसको हम व्यवस्थाबद्ध प्रतिचयन विधि या सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में कहते हैं। जैसे ये है, बच्चे हैं, क्यू में लगा दिया हमने, उनको मार्क कर दिया सर्कल क्रॉस माइनस, सर्कल क्रॉस माइनस। तो ये हमने उनको सबको एक नंबर दे दिया, उसके बाद कर दिया कि अच्छा सर्कल वाले अलग हो जाओ, एक्स वाले अलग हो जाओ, माइनस वाले, और इन तीनों में से कोई एक हमने चुन लिए। मेथड अपना लिया, 100 लोग चाहिए तो हमने और हमको 100 लोग चाहिए, 1000 बच्चा है तो हर 10वें बच्चे को हमने ले लिया। तो ये आपका सिस्टमैटिक प्रतिचयन हो गया। या कोई फॉर्मूला अपना लिया, जैसे इसमें दिखाया हुआ है, ये इसके 8% हो गए, इसके 7.5, इसके 5.5, इसके 10। इस तरह से हमने कोई सिस्टम बनाया, कोई फॉर्मूला बनाया जिससे हम आगे प्रतिचयन कर सके। दूसरा है, चौथा है समूह प्रतिचयन विधि, क्लस्टर सैम्पलिंग जिसको हम कहते हैं। क्लस्टर में हम क्लस्टर बना लेंगे, सामान्य एक जैसे जो लोग हैं उनके समूह बना लेंगे, और उन समूह में से हम लोगों को चुनेंगे। जो आपके स्ट्राटास थे उसमें जरूरी नहीं है कि आपने कोई समूह बनाया और सिर्फ स्ट्राटास बना दिया, उसमें बहुत सारे वर्ग के लोग भी आ सकते हैं, लेकिन इसमें आप एक ही जैसे लोगों का समूह बना लेंगे और उसमें से आप फिर प्रतिचयन करेंगे। अब आ जाते हैं हम नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स पर। नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स हो गए, एक हो गया आपका सविचार प्रतिचयन विधि, जजमेंट मेथड। मैं ये बता दूं कि नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड में जो अनुसंधान करता है उसका अपना डिसीजन काफी महत्वपूर्ण होता है। वो कोई फॉर्मूला नहीं अपनाता, कोई मेथड नहीं अपनाता, इसीलिए हर इकाई का, समग्र की सभी इकाइयों का प्रतिचयन हो ये जरूरी नहीं है। अब जैसे इसमें दिया हुआ है, अब ये मैं एक अनुसंधान करता हूँ और इसमें मैंने नंबर्स दे रखे हैं, और मैंने चाहा तो एक लाइन से दूसरा ले लिया, 1 से 5वां ले लिया, 1 से 10वां ले लिया, 8वां ले लिया। इस तरह से मैंने अपने हिसाब से, अपने जजमेंट के हिसाब से मैंने इससे अपना कोई फॉर्मूला बना लिया और उसके हिसाब से मैंने इसमें सैंपल ले लिया। ये आपका हो गया जजमेंट। कोटा फिक्स कर दिया,
हाँ भी एग्रीकल्चर के लोग ज्यादा हैं तो उनका कोटा ज्यादा हो गया, कम आय वाले ज्यादा हैं तो उनका कोटा ज्यादा हो गया, महिलाएं इतनी प्रतिशत हैं तो उनका कोटा इतना प्रतिशत रखा जाएगा। मान लीजिए महिलाएं 60% हैं, पुरुष 40% है एक कॉलेज में, तो उसमें उसी अनुपात में सैंपल भी रखा जाएगा। ये नहीं होगा कि अगर आपके कई किसी जगह पर आपके साइंस वाले ज्यादा हैं या कला संकाय के स्टूडेंट्स हमेशा ज्यादा होते हैं, और अगर तो उसमें उसका प्रतिदर्श में जो उनका जो सैंपल में जो उनका रिप्रेजेंटेशन है वो भी उतना ही प्रतिशत होगा। कोटा हम अपने हिसाब से फिक्स कर लेंगे। लास्ट विधि इसमें है सुविधा अनुसार प्रतिचयन करना। मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गोपेश्वर में हूँ, मुझे अनुसंधान करना है छात्र छात्राओं पर उच्च शिक्षा के, तो मेरे लिए बहुत सुविधा है कि मैं चमोली जिले के ही कॉलेजेस सारे ले लूँ मेरी सुविधा के अनुसार, अपनी सुविधा। तो यदि अनुसंधानकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार सैंपल चुनता है और कोई फॉर्मूला नहीं अपना रहा है, कोई सिस्टम नहीं अपना रहा है, तो उसको हम करेंगे। अब प्रतिचयन विधि के लाभ क्या होते हैं? संगणना रीति की अपेक्षा हम इसका कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले जहां संगणना रीति ज्यादा समय और धन लगाती थी, इसमें समय और धन का बचत होगा। विस्तृत जांच भी होगी इसमें, एक ही आप कम लोग लेंगे, सैंपल कम लेंगे आप, जैसे कि संगणना रीति में समग्र की सभी इकाइयों को ले रहे थे हम, लेकिन उनकी विस्तृत जांच नहीं हो पा रही थी क्योंकि उनसे इंफॉर्मेशन आप सारी नहीं ले सकते इस कम समय पर। लेकिन इसमें हमारा सैंपल नंबर कम होगा, लेकिन उन सैंपल से उन लोगों की पूरी तरह से जानकारी, सारी जानकारी उनके बारे में प्राप्त हो सकती है। विस्तृत क्षेत्र भी होता है क्योंकि एक ही समय पर हमने ज्यादा लोगों से, ज्यादा क्षेत्र के लोगों से इंफॉर्मेशन हम इकट्ठी कर सकते हैं एक ही समय पर, और ज्यादा बड़ा क्षेत्र हम कवर कर लेंगे। अधिक पारिशुद्धता, शुद्धता ज्यादा शुद्ध होगा। प्रशासनिक सुविधाएं भी ज्यादा होती हैं। आप मेरे लिए आसान है सैंपल से काम करना, इसीलिए जितने भी ज्यादातर अनुसंधान होते हैं वहां सैम्पलिंग मेथड ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, संगणना रीति नहीं अपनाई जाती है, क्योंकि प्रशासनिक सुविधाएं हैं, काम करने में आसानी है, लोग आसानी से मिल जाते हैं काम करने के लिए। और कुछ विशेष दशाओं के लिए तो ज्यादा उपयुक्त सैम्पलिंग मेथड ही हो जाए। अब जैसे मान लीजिए ओपिनियन पोल लेना है आपने, आपका कल जो है एक इलेक्शन होना है, उससे पहले मीडिया वालों को ओपिनियन पोल लेना है, तो एक तरीका तो उनके पास है कि ओपिनियन पोल वो सबसे लें, लेकिन ऐसा वो करेंगे नहीं, बहुत ज्यादा पैसा उनका खर्च हो जाएगा, मीडिया वालों का, अखबार वालों का, न्यूज चैनल वालों का। उसमें वो क्या करते हैं, ओपिनियन पोल लेने के लिए कुछ लोगों को एज सैंपल ले लेते हैं, कहीं मिल गए उनसे इंफॉर्मेशन ले लेंगे। तो ये प्रतिचयन विधि का ही इस्तेमाल वो उसमें कर रहे हैं। तो ओपिनियन पोल्स जितने भी होते हैं, ओपिनियन सर्वेज जितने भी होते हैं हमारे, वो ज्यादातर इसी मेथड से करते हैं और इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये भी दोषों से रहित नहीं है। सबसे पहले इससे गलत निष्कर्ष भी निकल सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि सैंपल जो आपका वो है वो पूरे समग्र का प्रतिनिधित्व करे, और यदि ऐसा वो नहीं करता है तो वो उसका निष्कर्ष भी गलत निकल सकते हैं। फिर जो प्रतिनिधि चुना है, सैंपल चुनने में बहुत कम कठिनाई होती है, उसके कई तरीके, तो 7 तरीके तो हम नहीं कर लिए। उसके अलावा सैंपल साइज कितना होना चाहिए, ये भी डिपेंड करना पड़ेगा आपको, आपका समग्र कितना बड़ा है, उसमें से सैंपल साइज कितना लेना है आपने। तो ये इतने सारे मेथड्स उसमें आ जाते हैं, इतनी सारी विधियां उसमें आ जाती हैं, तरीके आ जाते हैं कि प्रतिदर्श चुनने में कठिनाई होती है। तो प्रतिदर्श लेकिन चुने बिना तो काम चलेगा नहीं, तो इसके लिए विशिष्ट ज्ञान चाहिए, विशेष नॉलेज चाहिए, स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। तो जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं उनके द्वारा ही सैंपल चुना जा सकता है, उसके अलावा सैंपल नहीं चुना जा सकता, आम आदमी सैंपल नहीं चुन सकता, और अगर चुनेगा तो गलत चुनेगा। उसके बाद उस प्रतिदर्श तक आप सीमित कैसे रह सकते हैं? किसी भी सैंपल को लेकर आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि सारे समग्र की यही निष्कर्ष होंगे, लेकिन आप उन तक सीमित नहीं रह सकते। आगे आप कोई नया निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं, नया सैंपल कोई नए निष्कर्ष दे सकता है। अगर एक ही सैंपल से सारा काम हो सकता होता तो साइंटिफिक रिसर्च कब की बंद हो गई होती। और प्रतिचयन सैंपलिंग की भी असंभावनाएं हो जाती है, सैंपल्स बनाना है अपने आप में बहुत जटिल और कठिन विधि होती है।
तो आज के लिए इतना ही।